गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज अपन फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म करने के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन ने कंप्लीट सारे टॉपिक पढ़ लिए। तो यदि आपके पास सीट हो तो आप लोग एक काम करें कि अपनी अपनी सीट सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करें, नीट वाले बच्चे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2। तो नीट वाले बच्चे एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करके और उनको जिन जिन क्वेश्चन में दिक्कत है वो मेरे मोबाइल नंबर 8949851871 पर जिन जिन क्वेश्चन में दिक्कत है वो व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, मैं सबके कॉमन क्वेश्चन की जो डाउट है उनकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको ऐप पर वीडियो मिल जाएगी तो आप लोग सारे अपने डाउट देख लेना। पर मुझे कल तक सब लोग अपने अपने डाउट क्या व्हाट्सएप पर सेंड कर दें 8949851871 पर। इसी तरीके से जेई वाले बच्चे भी एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों को सॉल्व करके अपने अपने जो भी डाउट हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। उनके भी मैं सॉल्यूशन वीडियो बना के डाल दूंगा, डाउट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग ये काम ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ है कि सबसे पहले आप लोग जब सीट सॉल्व करना शुरू करें तो उससे पहले आप एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ें। मैंने जो क्वेश्चन कराए उनको अच्छे से करें। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या है सीट सॉल्व करना शुरू करें। अब इससे आगे अपन का नया टॉपिक है बच्चों, ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ग्रेविटेशन क्या होता है ये मुझे देखना है। वैसे तो ये वाला जो चैप्टर है मेरे हिसाब से 12th क्लास में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो 12th क्लास में एक अपन का चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है, पहला ही चैप्टर है। तो उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन जो चैप्टर है बच्चों वो 80% चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या अपन दो चार्ज रखे होते हैं उनके बीच में फोर्स निकालते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी चीज़ें अपन इसमें भी निकालते हैं। तो यदि अपन वो वाले चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ये वाला चैप्टर क्या अपन को बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं इसमें ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ, पर जो क्वेश्चन अपन के इसमें होते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन के कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होते हैं। इसलिए इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराई जाएगी, खूब सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्ज होता है, और ग्रेविटेशन में क्या होता है, मास होता है। तो सिर्फ इतना सा अंतर है कि उस चार्ज को यहाँ पर किससे रिप्लेस करना है, मास से रिप्लेस करना है, बस। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से तो कहाँ पर होना चाहिए, 12th क्लास में होना चाहिए। 12th में भी कहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद में। ठीक है, अब 11th में दे रखा है तो अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और पेशेंस रखना जब तक आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ें कि हाँ ये वाली चीज़ कैसे आई होगी वहाँ पर। ठीक है, और उससे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन। अब सबसे पहले बात है कि भाई ग्रेविटेशन क्या होता है। तो बच्चों आपने एक कहानी तो सबने सुनी होगी, एक बच्चे वाली कहानी कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे गिरा। ठीक है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन राइज किया कि भाई ये जो सेब अपन का, एप्पल जो अपन का नीचे गिरा है, ये नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये वाली कहानी तो सबने आपने सुनी होगी। अच्छा, वो बच्चा कौन था अपन का, न्यूटन। तो न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में सोचा था कि भाई वो ऐसी कहानी बताते हैं कि वो अपने गांव में पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे क्या सो रहे थे, तो अचानक क्या एप्पल आया और नीचे गिर गया। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि भाई ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो वहां से ये अपन की कहानी, इस कहानी से अपन की ग्रेविटेशन वाली बात आती है। तो फाइनली न्यूटन ने क्या निकाला था कि ये जो एप्पल अपन का नीचे आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, ये अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है, अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एप्पल किधर आया, नीचे। तो वहां से इस न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी कि जब भी कोई दो मास अपन के रखें तो उन दोनों मासों के बीच में एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। उस फोर्स को उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इस फोर्स को जिस लॉ के द्वारा दिया गया था उसको बोला ग्रेविटेशनल लॉ।
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला था उन्होंने? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों आपको ये कहानी आपको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से कि ये ग्रेविटेशन की बात आई कहाँ से। तो ग्रेविटेशन की बात अपन की आती कहाँ से? वो एप्पल वाली कहानी से ग्रेविटेशन की बात आती है कि भाई एप्पल गिरा अपन का नीचे, एप्पल गिरा तो क्या है, क्यों गिरा, वो क्वेश्चन अराइज किया, तो वहां से उन्होंने रिजल्ट निकाला कि एप्पल को किसने अट्रैक्ट किया है? अर्थ ने अट्रैक्ट किया है। ठीक है, मतलब अर्थ ने एक फोर्स लगाया होगा अट्रैक्शन का, जिसके कारण वो क्या अपन का नीचे आया, वो ऊपर नहीं गया। तो यहाँ से अपन का ग्रेविटेशन का ये अपन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक डालिए आप लोग, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, माना कि अपन के पास दो मास हैं, एक अपन का ये m1 है और दूसरा अपन का कौन सा है, m2। और इन दोनों मासों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी अपन की, r। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है कि न्यूटन के अनुसार इन दोनों मास के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, इन दोनों मासों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है अपन का, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। मतलब ये जो m1 है ये m2 पर फोर्स लगा रहा है, और किधर लगा रहा है, इधर। ठीक है, और m2 जो है वो किस पर फोर्स लगा रहा है, m1 पर, और किधर लगा रहा है, खुद की तरफ। मतलब ये m2 m1 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और m1 m2 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन का अपन का फोर्स है, इस अट्रैक्शन के फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दी जाती है। वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये 1 पर लग रहा है, किसके कारण, 2 पर, 2 के कारण। और ये वाला जो अपन का फोर्स लग रहा है ये किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। ठीक है, अच्छा, ये जो दोनों फोर्स होते हैं बच्चों, इन दोनों फोर्सों की वैल्यू कैसी रहती है, सेम होती है। सिर्फ डायरेक्शन कैसी है अपन की, अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो इसलिए ये जो अपन का फोर्स होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो निकालते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स भी बोलते हैं। क्योंकि देखो, दो फोर्स लग रहे हैं मासों पर, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, पर वैल्यू कैसी है, मैग्नीट्यूड कैसा है इनका, सेम। इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो देखो ये जो अपन का ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लो, लिख लेना। F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और F21 क्या अपन का, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पॉइंट नंबर 1 लिखो, लिखो, बाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन we can calculate gravitational force, we can calculate gravitational force पॉइंट नंबर 2 लिखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to, gravitational force is directly proportional to multiplication of mass m1 and m2। देख लो, इट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या अपन का, m1 इंटू m2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देखो लॉ है तो लॉ अपन को क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, याद करना है। अच्छा, ये ऐसा ही सेम टू सेम लॉ अपन का किस में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, जो अपन कहाँ पर पढ़ेंगे, 12th क्लास में। उस लॉ को अपन बोलते हैं कूलाम लॉ। क्या बोलते हैं, कूलाम लॉ। दूसरा पॉइंट लिखो,
ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। लिख लेना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r²। भाई m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी मानी है, r। तो इस r के स्क्वायर का कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो फाइनली देखो इक्वेशन 1 और 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन कितना, r²। मुझे एक बात बताइए कि यदि मुझे प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा के इक्वल टू लगाना है तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो देखो फाइनली यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता अपन का g। तो f बराबर कितना होता है, g m1 m2 अपॉन कितना, r²। ये जो g होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं जी को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो बच्चों आपको याद क्या रखना है कि जब भी दो मास अपन के ऐसे रखें, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस पता है, तो अपन को पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन दोनों मास के बीच में फोर्स लगेगा। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन क्या है, r², जहां पर g क्या अपन का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या कांस्टेंट। अब देखो ऐसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला अपन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता है कि दो चार्ज होते हैं, एक Q1 होता है, दूसरा कौन सा होता है, Q2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है अपन की, r। तो इन दोनों के बीच में जो अपन का फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कूलाम्ब फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन क्या है, r²। तो देखो मैं आपसे क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ लेंगे तो आपसे मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो फॉर्मूला अपन के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहे हैं उनमें आप लोग क्या करो, Q1 की जगह m1 रख दो, Q2 की जगह क्या रख दो, m2। ठीक है, और K की जगह मुझे क्या रखना है, सब जगह G। इतना सा मुझे क्या करना है, चेंज करना है। बताओ ये वाली बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। तो ये इतना आप लोग लिख लीजिए। अब देखो अपन के पास नई चीज आती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब अपन को देखना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक इसमें डाल लीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बताओ जी के बारे में यदि मुझे पता लगाना है तो F इज इक्वल टू कितना होगा, जी m1 m2 अपॉन कितना, r²। तो फाइनली जी की वैल्यू क्या आ रही है, F r² अपॉन कितना, m1 m2। तो देखो जी की यदि मुझे यूनिट निकालनी है तो यूनिट क्या होगी बच्चों, बताओ F की यूनिट क्या है, न्यूटन। r² की क्या है, मीटर स्क्वायर। और ये क्या, ये कितना हो गया अपन का, kg²। ठीक है, बताओ न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन को मैं लिख सकता हूं kg इंटू कितना, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया, देखो कितना, kg इंटू मीटर अपॉन कितना है, सेकंड स्क्वायर। भाई F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो m की यूनिट क्या है, kg, और a क्या अपन का एक्सलेशन, उसकी यूनिट कितनी हो गई, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनटू कितना है, मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, kg²। तो kg से kg अपन का कैंसिल। तो फाइनली जो यूनिट आ रही है कितनी आ रही है, देखो मीटर क्यू अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू कितना, kg। तो g की जो यूनिट होती है वो मैंने निकाल ली, कितनी हो रही। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, निकालने का पूरा प्रोसेस होता है वो अपन के कोई काम का नहीं है।
तो आप लोग याद रखें जी की जो वैल्यू होती है कितनी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट कितनी हो गई ये रही। तो बताओ आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद होगी या नहीं होगी? अच्छा, जी की वैल्यू आप लोग सीजीएस यूनिट में भी निकाल सकते हो। डाइन में निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ये न्यूटन को और मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो वो जो वैल्यू आती है अपन की, वो वैल्यू कितनी आती है वो आप लोग देख लीजिए। तो वो वैल्यू आती है अपन की सीजीएस यूनिट में 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये किस में अपन का सीजीएस यूनिट में है ये। तो ये आपको याद रहना चाहिए, लिख लो ये। अगला देखिए कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो अगला टॉपिक डालिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा मैंने मान लिया कि अपन के पास दो मास हैं, कौन कौन से, m1 और m2। ये अपन का m1 है और ये कौन है अपन का m2। ये अपन का ओरिजिन है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो कितना अपन का r1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर अपन का वो कितना है r2। अच्छा m1 पर m2 जो फोर्स लगा रहा हो कितना अपन का F12 और m2 पर जो m1 लगा रहा वो कितना है F21। तो देखो ये जो अपन का ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई F12 या F21 का अपन मैग्नीट्यूड तो जान गए कितना अपन का Gm1m2 अपॉन क्या है आर स्क्वायर। यदि मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो F12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा अपन का Gm1m2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। ये आर क्या है, दोनों के बीच की क्या है डिस्टेंस ये। ठीक है, साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, आर कैप से क्या करना पड़ेगा डायरेक्शन बताने के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आर कैप से जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो कितना हो गया अपन का ये रहा। अब इसको जब फाइनली लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है Gm1m2 अपॉन कितना आर क्यूब। ठीक है, ये क्या है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। तो ये अपन का फाइनली क्या वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अच्छा R21 का मतलब क्या है कि दो से एक की तरफ जो विस्थापन है वो, भाई वन पर टू कितना फोर्स लगाएगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि मास टू की जो डिस्टेंस है या मास टू का जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है किससे m1 से, वो कितना है उस पर डिपेंड करेगा अपन का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या लेना है R21। अब देखो F12 की डायरेक्शन कौन सी है ये, R21 की डायरेक्शन कौन सी होगी ये, तो ये दोनों डायरेक्शन कैसी हैं अपन की अपोजिट। तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए मैंने क्या लगा दिया माइनस। तो ये माइनस क्या बता रहा है डायरेक्शन को, किसको बता रहा है डायरेक्शन को। और भी दूसरी बात कि ये जो F12 की डायरेक्शन ये वाली है और R21 की डायरेक्शन ये वाली है, इसको अपन माइनस से बता रहे हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो ये जो माइनस अपन को बताता है किसको बताता है, अट्रैक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, अट्रैक्शन को। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि माइनस का कोई मतलब नहीं है। माइनस का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है कैसा अपन का अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, दूसरी चीज ये तो मैंने F12 की वैल्यू निकाली। स्टूडेंट यदि मैं F21 वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी, तो वो कितनी होगी Gm1m2 अपॉन आर क्यूब R12 वेक्टर। वापस से इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैंने क्या लगा दिया माइनस, मतलब ये फोर्स कैसा अपन का अट्रैक्शन। यदि आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया माइनस। तो ऐसा यदि है तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि देखना कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। भाई R12 की डायरेक्शन कौन सी है ये वाली और R21 की डायरेक्शन कौन सी है ये।
डायरेक्शन अपोजिट है पर उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। वो कितना अपन का, स्मॉल आर। तो मैग्नीट्यूड यदि सेम है और इनको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो फाइनली कितना आ रहा है, देखो r12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, माइनस r21 वेक्टर। और इनको जब मैं इन दोनों में अप्लाई करता हूं तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो कितना मिल रहा है अपन का, f12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, माइनस f21 वेक्टर। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा अपन का, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है। कैसा अपन का, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स। तो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, सिर्फ आपको याद क्या करना मैं बताऊंगा, पहले आप ये लिख लो। लिख लिया, चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो आपको याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अच्छा, दूसरी बात, जो अपन का कूलम्ब फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो डिपेंड करता है कि अपन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन वाला। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होंगे तब भी कैसा लगेगा, रिपल्सन। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। तो कूलम्ब जो फोर्स होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अट्रैक्शन वाला हो सकता है वो अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है और रिपल्सन वाला भी हो सकता है। पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज कैसा होता है अपन का, अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, देखो, इट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ, ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अगला पॉइंट लिखो, इट विल जनरेट, इट विल जनरेट बिटवीन टू मासेज, अगला पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन मासेज। अच्छा, एक बार माना कि मैंने इस पूरे सेटअप को एयर में ले जाके रख दिया, तब मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला और मैंने फिर से इस वाले सिस्टम को उतनी ही डिस्टेंस पर ले जाके किस में रख दिया, वाटर में। अब मैंने क्या निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, सेम। मतलब ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि कूलम्ब फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। तो लिख लो, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स ड्यू टू दिस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अच्छा, देखो, ये जो g होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। तो इस कारण से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी वैल्यू कैसी आती है बच्चों, बहुत कम आती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपन का, ये वो जो कूलम्ब फोर्स होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उससे कैसा होता है, बहुत कम। अच्छा, एक फोर्स और होता है अपन का, वो भी अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियन के बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स, तो उसकी वैल्यू भी क्या है, बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। अच्छा, सेंट्रल फोर्स क्यों बोल रहे हैं अपन इनको, कि ये दोनों मास हैं, ये फोर्स कैसे लग रहा है, देखो इन दोनों मास को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग लग रहा है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, सेंट्रल फोर्स।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज ए सेंट्रल फोर्स। अगला पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ डायरेक्शन क्या है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा इन दोनों मास को जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग कार्य करता है। देखो कैसे एक्ट हो रहा है, इन दोनों मास को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग क्या कर रहा है, अपन का एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, along the line joining of two masses। अच्छा अब अट्रैक्शन का फोर्स है तो देखो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन मैंने इधर क्यों नहीं ली भाई, इधर यदि लेता है इसका मतलब m2 इस पर किधर फोर्स लगा रहा है इधर, तो इधर वाला फोर्स तो कौन सा होता है, रिपल्सन वाला। तो अट्रैक्शन तो कब होगा, जब इस फोर्स की डायरेक्शन लाइन को जॉइन करने वाली लाइन जो है उसके अलोंग किधर होगी, इधर, और इस वाले पर इसके कारण किधर होगा, इधर। तभी कैसा हो गया ये अट्रैक्शन का। तो ये दो तीन पॉइंटें जो हैं ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, जी m1 m2 अपॉन क्या आर स्क्वायर। डायरेक्शन निकालना अपन सीख गए कि भाई दोनों मास को जॉइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग क्या लगेगा, अपन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कैसा होता है अपन का, अट्रैक्शन का, ठीक है। चलो इससे आगे लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू more than two masses, due to more than two masses is the sum of a is the sum of a different different pair of a different pair of a masses, different pair of masses इसको देखिए एक बार, बाद में अपन इसमें लिखेंगे और आगे। देखो माना कि अपन के दो से ज्यादा मास दे रखे हैं, एक m1 है, एक m2 है, एक m3 हो गया अपन का, ठीक है, और एक हो गया अपन का क्या, m4। अब मुझे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा निकालना है। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे किसी मास पर, माना कि इस वाले मास पर मुझे क्या निकालना है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस मैंने r1 मान ली, ये कितनी मान ली मैंने, r2, सॉरी ये मैंने मान ली कितनी, r2, और ये मैंने मान ली कितनी, r3। अब मुझे m1 पर टोटल मास निकालना है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। m1 पर यदि मुझे टोटल मास निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो m1 पर, सॉरी m1 पर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो m1 पर जो टोटल फोर्स लगा रहे हैं कौन कौन लगाएंगे, m2 लगाएगा, m3 लगाएगा, और कौन लगाएगा, m4, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं m2 के कारण जो फोर्स लग रहा हो कितना, F1, और m3 के कारण जो फोर्स लग रहा है कितना, F2, और m3 के कारण जो m4 के कारण जो फोर्स लग रहा है कितना, F3। अच्छा ये फोर्स की मैंने डायरेक्शन आपको ऑलरेडी बता दी। तो देखो मैंने क्या किया, कैसे निकाला है भाई, दो दो मास के पेयर बना लिए मैंने ये, और इन पेयर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लिया है। अब इस फोर्स का मुझे कौन सा वाला एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एफ नेट इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर एडिशन
ऑफ ए डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पेयर ऑफ मासेस। क्या करना है आपको, यदि एक से ज्यादा मास अपन को दे के रखें तो अपन को क्या करना है कि दो दो के पेयर बनाने हैं और हर एक पेयर पर अपन को क्या निकाल लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेना है। और वो जो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहे हैं उनका मुझे क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। आप लोग वेक्टर एडिशन करना अच्छे से जानते हैं। अच्छा, ये अब आपको समझ में आएगा बच्चों जब मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने क्या लिखाया था आपको कि नेट फोर्स से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन का, वेक्टर एडिशन ऑफ ए डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पेयर ऑफ मासेस। क्वेश्चन देखो एक दो मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको इस पर। ऐसा कोई माना कि अपन का सिस्टम है, यहां पर M1 रखा हुआ है, यहां पर कौन है M2, ये M3 है, ये कौन है अपन का M4, और सेंटर पर मैंने एक मास रख दिया कितना M। तो आपको निकालना है कि नेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा M पर वो कितना होगा। ठीक है, तो क्या है, फाइंड आउट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m। तो देखो m पर जो अपन के ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किस किस के कारण लगेगा भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कहीं भी दो मास रखें तो उन दोनों मास के बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा होता है अपन का, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो m पर जो अपन का फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा, इस m1 के कारण भी लगेगा, m2 के कारण भी लगेगा, m3 के कारण और m4 के कारण। ठीक है, बताओ m पर मैं मान लेता हूं कितना लग रहा है अपन का F1, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन का है, तो M1 और M को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अलोंग। ऐसे ही देखो M2 के कारण जो लग रहा हो कितना F2, और M3 के कारण जो लग रहा है वो कितना अपन का F4, और M4 के कारण जो लग रहा है वो कितना है F4, और ये कितना है F3। अच्छा, ये वाली जो डिस्टेंस है अपन की, ये भाई अपन को जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर में आर क्या लेनी है, उन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस। तो देखो ये वाली यदि मैं डिस्टेंस निकालूं तो कैसे निकालेंगे, देखो ये स्क्वायर है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी √2a। तो ये कितनी हो जाएगी a अपॉन कितना √2। ये भी कितनी होगी a अपॉन √2, ये भी कितनी है a अपॉन √2, सारी कितनी है अपन की a अपॉन √2। तो फाइनली देखो जब मैं F1 की वैल्यू निकालूंगा कितनी आ रही है, जी M1 इंटू एम अपॉन a अपॉन √2 का क्या होल स्क्वायर। ऐसे F2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी है, जी M2 अपॉन m अपॉन a अपॉन √2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे F3 की जब वैल्यू निकाल रहा हूं तो कितना है, जी M3 m अपॉन क्या है a अपॉन √2 का क्या है होल स्क्वायर। और ऐसे ही जब मैंने F4 की निकाली तो कितनी आ गई, जी M4 m अपॉन कितना a अपॉन √2 का क्या है होल स्क्वायर। इन चारों वैल्यूओं को यदि मैं देख रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि सबका मैग्नीट्यूड कैसा अपन का सेम। बताओ मैग्नीट्यूड सेम है, और देखो F2 और F4 की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो बताओ आपस में कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। इन दोनों की भी कैसी है, अपोजिट, तो आपस में कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। भाई वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन का मतलब क्या, मुझे डायरेक्शन को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो बताओ एफ नेट यदि मैं निकालूं ऑन m तो कितना होगा अपन का, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस क्या है F4 वेक्टर। इन सबको जब ऐड करेंगे तो देखो यदि इधर वाले को पॉजिटिव मान रहा हूं तो कैसा मानना पड़ेगा, नेगेटिव। भाई फिजिक्स में अपन डायरेक्शन किससे बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ऐसे इधर वाला ये पॉजिटिव माना तो ये कैसा मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो देखो ये जो फाइनली वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, ये आएगी अपन की 0, क्योंकि सब आपस में कितने हो गए अपन के, कैंसिल। तो कैसे अपन को क्वेश्चन करना है, एक से ज्यादा मास वाला सिस्टम अपन को दे रखा है, तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या, बताओ कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करो। चलो इसी में मुझे करके बता दो आप लोग कि M1 पर टोटल फोर्स कितना होगा, M1 पर टोटल फोर्स कितना होगा।
देखो M1 पर टोटल फोर्स क्या होगा, ये आप लोग निकाल के बता दो। एक काम करना, वो बीच वाला मास हटा देना क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन M1। चलो M1 पर टोटल फोर्स निकालना तो था। M1 पर फोर्स कौन कौन लगा रहे होंगे, एक तो M2 लगा रहा होगा, मैंने मान लिया M2 कितना लगा रहा है अपन का, F2। एक कौन लगा रहा होगा, बताओ। F2 की जो डायरेक्शन है अट्रैक्शन का तो किधर हो जाएगी, ये हो गई। एक M3 भी लगा रहा, तो M3 के कारण जो लग रहा होगा किधर लगेगा, ये लग रहा। और एक कौन लगा रहा होगा अपन का, एक ये वाला मास भी तो है। तो भाई जितने भी मास दे रखे हैं अपन को उन सबके साथ क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो एक M4 भी लगा रहा होगा और उसकी वैल्यू कितनी है अपन की, ये रही F4। चलो सबकी मुझे डायरेक्शन पता लग गई और किसके कारण कितना फोर्स लग रहा है वो भी मैंने पता लगा लिया। तो बताओ F2 की जो वैल्यू है कितनी होगी अपन की, जी M1 M2 अपॉन कितना, ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोनों के बीच की, A, तो कितना हो गया A²। ऐसे F3 की वैल्यू निकालूं तो कितना, जी M1 M3 अपॉन कितना हो जाएगा अपन का, A²। और F4 की यदि वैल्यू निकालूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बताओ, √2A। तो फाइनली कितना हो जाएगा, जी M1 M4 अपॉन कितना, √2A का होल स्क्वायर। अब कंडीशन कैसी है देखो, एक फोर्स तो अपन का ऐसे लग रहा है कितना, F2, और एक फोर्स किधर लग रहा है अपन का, ऐसे लग रहा है F1। ठीक है। अच्छा, और एक फोर्स मेरा ऐसे लग रहा है, ये कितने पर लग रहा है, 45 पर। ये कितना लग रहा है, F4। अब आपको इन सबका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो बच्चों ये रिजल्टेंट निकालना आपने वेक्टर में अच्छे से सीखा हुआ है। तो रिजल्टेंट कौन से वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, पहले इन दोनों का निकाल लो। इन दोनों का किससे निकालेंगे, वो आपने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, R = √A² + B² + 2AB cos θ। उनका यूज करके आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से आपने किया हुआ है। तो रिजल्टेंट आप खुद से निकालें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो वो कहीं किधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, फिर उन दोनों का निकाल लेंगे। ठीक है। तो बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप मुझे करके बताओ। देखो ये अपन का एक ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड कितनी दे रखी है, L। ये M हो गया, ये भी M है, और ये कितना अपन का M। ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, और ये पॉइंट नंबर 3। आपको निकालना है फाइंड आउट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एट पॉइंट 1। कैसे निकालेंगे बताओ। बताओ पॉइंट 1 पर जो मास रखा हुआ है, इस मास के किस किस के साथ पेयर बन सकते हैं, इसके साथ और इसके साथ। मतलब इस पर एक फोर्स तो कौन लगा रहा होगा, ये वाला F3। और एक कौन सा लगा रहा होगा, ये वाला F2। बताओ ये ट्रायंगल कितना अपन का, एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब देखो F2 की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो कितना हो गया अपन का, जी M अपॉन कितना, डिस्टेंस कितनी है, L²। ऐसे F3 की वैल्यू निकालूं तो कितनी है, जी M अपॉन कितना, L²। देखो दोनों सेम है तो इसको भी F मान लिया मैंने और इसको भी कितना मान लिया, F। बताओ है कैसी कंडीशन है कि इधर F लग रहा है और इधर भी F लग रहा है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60। तो बताओ F नेट कैसे निकालेंगे अपन, ऐसे तो निकालेंगे √F2² प्लस F3² प्लस 2F2 F3 इंटू कितना, cos थीटा। थीटा क्या होता है, F2 और F3 के बीच का एंगल। तो वो कितना दे रखा है, 60। ये वैल्यू सारी रख दो और आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल इसमें क्वेश्चन खूब सारे अपन के बनेंगे।
तो जो आपको याद रखना अभी तक, वो क्या क्या याद रखना है आपको बच्चों? एक तो ये याद रखना है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अपन का, वो हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है। और यदि अपन को दो से ज्यादा मास वाला सिस्टम दे रखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे? दो दो के पेयर बना लेंगे। जिस मास पर मुझे फोर्स निकालना है उस मास के साथ में दूसरे सारे मास के क्या बना लेंगे? पेयर। और इंडिविजुअल का क्या निकाल लेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन कर देंगे उसका, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जी m1 m2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने आपको और भी दो तीन चीजें बता दी हैं। सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो इतना आप लोग करना, ठीक है। उसके बाद अपन लोग इसमें दूसरा एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो कल पढ़ेंगे अपन, ग्रेविटेशनल फील्ड। थैंक यू।